थोड़ी देर बाद जब मैं बाहर आई तो एनी ने मुझे वॉशरूम जाकर कपड़े बदलने को कहा। इसने बताया कि मेरा एक और ऐसा ही लिबास वहां लटका हुआ है, वही पहनकर आ जाओ। मैंने वॉशरूम में जाकर देखा तो वाकई वहां वैसा ही लिबास था जो एनी ने पहना हुआ था, बस दोनों के रंग में फर्क था। खैर मैंने वो लिबास पहनकर बाहर आ गई। एनी ने टीवी ऑन कर दिया था। टीवी पर एक फिल्म चल रही थी। मैं समझ गई कि एनी आज रात क्या करना चाहती है। हम दोनों फिल्म देखते हुए वही कुछ कर रहे थे जो फिल्म में लड़कियां कर रही थीं। पूरी रात इसी तरह गुजर गई। दूसरे दिन नाश्ते के बाद एनी मुझे हॉस्टल छोड़ गई। हाँ, अलबत्ता मैं नाश्ते के बाद लेडी डॉक्टर की दी हुई दवा लेना ना भूली। सायक यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार हो रहा था। कुछ देर बाद वो यूनिवर्सिटी चला गया और एनी भी उसके साथ गई। दोपहर को जब सायक वापस आया तो खाना भी ले आया। हमने खाना खाया, फिर मैंने सायक से पूछा, आज रात भी क्या मुझे एनी के साथ उसके घर रहना होगा? सायक ने कहा, नहीं, आज तुम फ्लैट में रहोगी, मैं भी वहीं रहूंगा। 2 दिन बाद तुम चली जाना, लेकिन जाने से पहले डॉक्टर से दोबारा चेकअप करवा लेना। मैंने पूछा, क्या वही फ्लैट? सायक ने कहा, नहीं, मैंने दूसरा फ्लैट लिया है क्योंकि वो तो शाहिद का था। कल वहां मेरे दोस्त थे, इसलिए तुम्हें एनी के साथ भेजा था। खाने के बाद हम दोनों सो गए। शाम की चाय के बाद सायक मुझे लेकर फ्लैट आ गया। ये फ्लैट भी पहले फ्लैट जैसा था लेकिन थोड़ा छोटा था। शाहिद के फ्लैट में 2 बेडरूम थे और वो शाहिद का अपना था, लेकिन ये वाला फ्लैट सायक और उसके दोस्तों ने किराए पर लिया था। सामान भी कोई खास नहीं था, पर कुछ जरूरी फर्नीचर था। एक बेड, टीवी, लाउंज, छोटा किचन और हाथ रूम बना हुआ था। फ्लैट में सफाई भी कोई खास न थी। मैंने सायक से कहा, ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? इतना गंदा फ्लैट। सायक ने कहा, कल रात दोस्तों ने ये सब किया है। कोई बात नहीं, मैं सफाई कर देता हूँ, लेकिन मैंने इसे मना कर दिया और खुद सारे फ्लैट की सफाई की। इसी दौरान रात हो गई। सायक जाकर रात का खाना और बेकरी का सामान ले आया। किचन में एक पुरानी सी फ्रिज भी थी जो बोतलों, कोल्ड ड्रिंक्स और पानी वगैरह से भरी हुई थी। सब कामों से फारिग होकर मैंने सायक से पूछा, आज रात क्या सिर्फ हम दोनों ही रहेंगे यहाँ या कोई और भी आने वाला है? सायक ने बताया, आज तो नहीं, हाँ कल वीकेंड है तो कुछ दोस्त आएंगे। मैंने कहा, इसका मतलब कल फिर पार्टी होगी? सायक ने कहा, हाँ, क्यों, तुम्हें कोई एतराज है? मैंने कहा, उनको मेरा क्या बताओगे कि मैं कौन हूँ? सायक ने कहा, फिक्र ना करो, उनमें 2 बहन भाई हैं, यहाँ ये सब चलता है। मैंने कहा, चलो फिर ठीक है। हम दोनों सोफे पर एक दूसरे से जड़कर बैठे टीवी देख रहे थे। अचानक सायक ने मुझे अपनी तरफ खींचकर छेड़छाड़ शुरू कर दी। सुबह 9 बजे मेरी आंख खिली तो वॉशरूम का दरवाजा खुला था। मैंने जाकर देखा तो सायक नहा रहा था। मुझे देखकर वो मुस्कुराया तो मैं अंदर घुस गई। फिर सायक ने मुझे चाय बनाने को कहा, लेकिन मैंने चाय के साथ नाश्ता भी बना दिया क्योंकि सामान तो कल शाम ही सायक ले आया था। नाश्ता करके सायक तो यूनिवर्सिटी चला गया और मैंने टीवी लगा लिया। दोपहर को सायक खाना लेकर आया। हमने खाना खाया। खाने के बाद सायक ने मुझे कहा, रुखसार, आज रात जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कुछ दोस्त आएंगे तो तुम तैयार रहना। मैंने कहा, ठीक है। इस पर सायक ने कहा, जान मन नीचे की सफाई भी कर लो क्योंकि कल मैंने देखा था हल्के हल्के से बाल हैं। मुझे ये सुनकर शरारत सूझी। मैंने सायक की बात सुनकर वहीं खड़े होकर कहा, खुद ही कर लो। वो मुझे पकड़कर वॉशरूम ले गया जहां बाल साफ करने की एक क्रीम पड़ी हुई थी। मैंने पूछा, इसका यहाँ क्या काम? सायक ने बताया, जो लड़कियां यहाँ आती हैं अगर उनके बाल हों तो उसके लिए रखी है। मैंने कहा, मतलब तुम ये भी करते हो? सायक ने कहा, नहीं, वो खुद करती है, ये हमने रखी है। तुम्हें पता है कि सफाई कैसे की जाती है? मैंने कहा, हाँ, इतना तो पता है। फिर हमने ये काम करके बाहर निकल आए। बाहर आकर सायक ने मुझे एक पैकेट दिया जिसमें लड़कियों की मखसूस चीजें थीं जो वो कपड़ों के नीचे पहनती है। मैंने पूछा, ये कब लाए? वो बोला, यूनिवर्सिटी से वापसी पर लाया था, तुम्हारे लिए गिफ्ट है। अब ये पहन लो। हमने शाम की चाय पी और टीवी देखते और एक दूसरे से छेड़छाड़ करते वक्त गुजारा। रात 8 बजे घर की बेल बजी। सायक ने दरवाज़ा खोला तो 2 जवान लड़के और उनके साथ एनी और एक लड़की अंदर दाखिल हुए। एनी ने जब मुझे देखा तो बोली, वाओ, क्या बात है, तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो इस हालत में। मैंने कहा, ये सब सायक की मेहरबानी है। फिर वो दोनों लड़के और लड़की मुझसे मिले। सब ने एक दूसरे को गिले लगाया।
दोनों लड़कों में से एक का नाम कामरान था और लड़की का नाम सायरा था, जबकि दूसरे लड़के का नाम जावेद था। वो भी सायक के यूनिवर्सिटी के दोस्त थे। लड़की एनी की तरह काफी मॉडर्न लग रही थी। जीन्स और टी शर्ट में कद मुनासिब था, जिस्मानी खदोखाल भी प्यारे थे, रंग गोरा था, बाल कटे हुए थे, हल्का सा मेकअप किया हुआ था। इसका भाई कामरान भी प्यारा था, गोरा रंग, लंबा कद और वर्जिशी जिस्म। साफ लग रहा था कि वो जिम करता है। जावेद आम शहरी लड़कों की तरह हल्के सांवले रंग का आम सा जवान था। इसका कद तो ठीक था, लेकिन जसामत कोई खास न थी। वो मुझे सायरा के मुकाबले में किसी और तबके का लग रहा था। इसका इजहार उसके ड्रेस से भी हो रहा था। सायक ने सबको मेरे बारे में बताया। कामरान बोला, अच्छा तो तुम रुखसार हो, जिसके बारे में एनी और सायक से सुना था। हम सब लाउंज में रखे सोफों पर बैठ गए। सायक एनी को गोद में लेकर बैठा था, जबकि जावेद ने सायरा को बाहों में लिया हुआ था। रही मैं तो मुझे कामरान ने जब से वो अंदर आया था मुसलसल अपनी नज़रों के निशाने पर रखा था। सायक ने खाने का ऑर्डर दिया। खाने के बाद आइस क्रीम मंगवाई गई, लेकिन आइस क्रीम खाने का अंदाज भी निराला था। सारी रात गप्पे मारते गुजरी। आखिरी रात सब ऐसे सो गए जैसे उन्होंने बहुत मेहनत वाला काम किया हो। दूसरे दिन जब मैं जागी तो देखा कि कमरे में कोई भी नहीं था। मैं उठकर बाहर लाउंज में आई तो देखा कि सब लोग सोफे पर बैठे थे। सब नहा धोकर तैयार हो चुके थे सिवाय मेरे। मुझे देखकर सायक ने कहा, रुखसार तुम भी नहा लो, फिर नाश्ता करते हैं। मैं वॉशरूम चली गई और नहा धोकर बाहर आकर अपने कपड़े पहने। सायक ने नाश्ता मंगवा लिया था। नाश्ते के बाद वो सब चले गए। आज इतवार था तो सायक की छुट्टी थी। सायक मुझे लेकर हॉस्टल आ गया, जहां से मैं फायक भाई, जो सुबह से शहर आए थे, के साथ शाम को घर आ गई। घर आकर अम्मा ने पूछा, क्या हुआ डॉक्टर का, तो मैंने बता दिया। वापस आने के तीसरे दिन मुझे कमर दर्द शुरू हुआ और साथ ही तबीयत भी बोझल सी हो गई। मैं समझ गई कि वक्फा शुरू होने वाला है। मैंने अम्मा को बताया तो वो भी मुतमईन हो गई। इस बार चूंकि वक्फा रूटीन से हिटकर शुरू हुआ था, इसलिए इसका आगाज सुबह आरात के बजाय शाम को हुआ। काफी दिन हो गए थे सत्तार अंकल, नसीम आंटी, आमिर और नबीला से मिले। एक दिन मैंने अम्मा से जिक्र किया तो वो मेरी बात सुनकर मुस्कुराई और कहने लगी, लगता है तुम्हारा दिल नहीं लग रहा उनके बगैर। मैंने कहा, अम्मा वो तो होगा जब मिलेंगे। तुम सुनाओ, कोई मुलाकात हुई सत्तार अंकल से? अम्मा बोली, हाँ आया था 2 दिन पहले जब तुम शहर गई थी। मैंने कहा, इसका मतलब अम्मा तुमने? अम्मा ने मुझे हल्की सी धप मारते हुए कहा, तुम तो शहर में मजे कर रही थी। मैंने कहा, अम्मा वैसा शहर का अपना मजा है, क्यों ना हम भी वहीं मुंतकिल हो जाएं। सायक को भी सहूलत हो जाएगी अपने घर की। अम्मा बोली, कहती तो तुम ठीक हो, पर फायक नहीं मानेगा। हाँ तुम्हें वहां घर लेकर दे सकते हैं। अम्मा की बात सुनकर मैं खुश हो गई। अम्मा ने एक तीर से 2 शिकार करना चाहा था। मुझे शहर मुंतकिल करके वो यहाँ अकेले मजे करना चाहती थीं, और दूसरा जागीरदारी पर काबू भी रखना चाहती थी। लेकिन इसके लिए फायक भाई को राजी करना जरूरी था। खैर 2 दिन बाद अम्मा ने बताया कि फायक मान गया है। अब घर तलाश किया जा रहा था। इस दौरान अम्मा ने सत्तार अंकल वगैरह को दावत पर बुलाया। फायक भाई किसी काम से घर से बाहर थे। वो दोनों भाई बहन आमिर और नबीला आए। नबीला का बेटा अब बड़ा हो रहा था, काफी प्यारा और शरारती हो गया था। नबीला थोड़ी मोटी हो गई थी। चूंकि अब हम सब एक दूसरे के करतूतों से बखूबी आगाह थे, इसलिए जब वो लोग आए तो सब ही एक दूसरे से गिले मिले। सत्तार अंकल और आमिर ने नसीम और नबीला के सामने हमारे जिस्म दबाए। खाने के बाद हम सब अम्मा के बेडरूम में सोफों पर इस तरह बैठे थे कि मैं दरमियान में थी। बेड पर मेरे दाएं बाएं आमिर और नबीला बैठे थे और सामने अम्मा दरमियान में थीं। उनके दाएं बाएं सत्तार अंकल और नसीम आंटी बैठी थीं। ये पहली बार था कि हम सब एक ही कमरे में एक दूसरे के सामने यूं खिले आम ये सब कर रहे थे। इसी तरह गप्पे मारते और मस्तियां करते रहे। बाकी का तो मुझे पता नहीं, अलबत्ता मैं काफी थक चुकी थी और सोना चाहती थी। मैं उठकर वॉशरूम गई, सफाई वगैरह की और कपड़े पहन लिए। इसके बाद नसीम आंटी और अम्मा भी बारी बारी वॉशरूम गईं। आखिर में नबीला भी फ्रेश होकर आई। मैंने अपने कपड़े पहन लिए। अम्मा ने कहा, चलो सब सो जाओ। वो अम्मा की बात सुनकर अंकल ने कहा, आमिर तुम नबीला और रुखसार के साथ गेस्ट रूम चले जाओ, हम तीनों यहाँ ही सो जाते हैं। फिर मैं उन दोनों के साथ गेस्ट रूम आ गई।
हम तीनों एक ही बेड पर इस तरह सोए कि आमिर दरमियान में था और हम दोनों उसके दाएं बाएं लेट गए। कुछ देर आमिर ने हम दोनों के साथ बातें की, फिर हम सो गए। सुबह मेरी आंख खिली तो आमिर सो रहा था जबकि नबीला गायब थी। मैं वॉशरूम से होकर आई तो नबीला अपने बेटे को गोद में लेकर आई। मेरे पूछने पर इसने बताया कि इसका बेटा जाग गया था, इसे दूध बनाकर दिया और सफाई वगैरह की। मीना, जिसका नाम हाशिर था, नबीला और आमिर की कापी था। गोल मटोल सा सुर्ख और सफ़ेद अपनी माँ की गोद में कुलकारियाँ मार रहा था। मैंने नबीला को कहा, आमिर को भी जग्गा दे, मैं नाश्ते का पत्ता करती हूँ। मैंने किचन में जाकर कामवाली से नाश्ते का पूछा। इसने बताया कि बस थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा। फिर मैंने अम्मा के बेडरूम में जाकर देखा तो वो लोग भी जाग गए थे। सत्तार अंकल वॉशरूम में थे और नसीम आंटी ड्रेसिंग के सामने खड़ी बाल बना रही थी। मैंने सबको नाश्ते का कहा और बाहर आ गई। फिर सब ने नाश्ता किया और वो लोग नाश्ता करके रुखसत हो गए। दिन यूं ही गुजर रहे थे। मौसम बदल रहा था, अब हल्की सी सर्दी शुरू हो चुकी थी और दिन छोटे हो गए थे। अम्मा की तबीयत 2 दिन से कुछ ठीक नहीं थी। एक दिन नाश्ते के बाद हम तीनों यानी मैं, अम्मा और फायक भाई अभी चाय पीकर फारिग ही हुए थे कि अम्मा ने सर पकड़ लिया और एक तरफ गिरने लगी। मैंने ये देखकर फौरन अम्मा को थामा और आवाज़ दी। फायक भाई ने अम्मा को संभाला और ड्राइवर को गाड़ी निकालने को कहा। तब तक फायक भाई अम्मा को बाहर लेकर आ गए। अम्मा बेहोश थी। उन्हें एक तरफ से कामवाली और दूसरी तरफ से फायक भाई ने पकड़ा हुआ था। फायक भाई ने ड्राइवर को घर में ही रहने को कहा और अम्मा को गाड़ी की पिछली सीट पर लंबा करके लुटाया। मुझे कहा, चलो साथ, और मैं फौरन पिछली सीट पर बैठ गई और अम्मा का सर पकड़कर दबाने लगी। मैं और फायक भाई दोनों रो रहे थे। हमें इतना होश नहीं था कि सत्तार अंकल वगैरह को फ़ोन करके बता दें। फायक भाई ने गाड़ी आंधी तूफान की तरह चलाई और हम शहर पहुंचे, जहां एक बड़े प्राइवेट अस्पताल की इमरजेंसी में अम्मा को ले गए। डॉक्टर्स ने अम्मा को चेक किया और बताया कि उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ है, जिसकी वजह से वो बेहोश हैं। हालत खतरे में है। हम पूरी कोशिश करेंगे, आप लोग दुआ करें। फायक भाई ने डॉक्टर्स से कहा, आप लोग पैसों की फिक्र ना करें, बस हमारी अम्मा को कुछ ना हो। अम्मा को आईसीयू में दाखिल कर दिया गया और हम लोग बाहर बैठ गए। मैंने फायक भाई से कहा, सायक को इत्तला कर दें। वो मेरी बात सुनकर फायक भाई ने कहा, हाँ, इसे बताना चाहिए। तुम यहाँ रुको, मैं सायक को लेकर आता हूँ। फायक भाई चले गए और तकरीबन 1 घंटे बाद उनकी वापसी हुई। सायक भी उनके साथ था। इसकी हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। मुझे देखकर वो मेरे गिले लग गया और रोने लगा। मैंने इसे तसल्ली दी कि सब ठीक हो जाएगा, अम्मा को कुछ नहीं होगा। हम तीनों बहन भाई आईसीयू के बाहर ही बैठे रहे। न जाने कितनी देर गुजर गई, शायद दोपहर के बाद का वक्त था। हमें अम्मा को सिर्फ शीशे से देखने की इजाज़त थी। जब भी हम आने जाने वाले डॉक्टर्स से पूछते, वो बस यही कहते, दुआ करें, हम कोशिश कर रहे हैं। असल में आप लोगों ने उन्हें अस्पताल लाने में थोड़ी देर कर दी। दरअसल हमारे गांव से शहर का फासला अच्छा खासा था और कम से कम 3 घंटे लग जाते थे। फिर शहर में ट्रैफिक का रश। ये तो फायक भाई थे जो 3 साढ़े 3 घंटों के बजाय हम 2.5 घंटों में अस्पताल पहुंच गए थे। लेकिन बकौल डॉक्टर्स फिर भी देर हो गई थी। शाम हो गई। हम लोगों ने न कुछ खाया न पिया। अभी अंधेरा फैलाना शुरू नहीं हुआ था कि आईसीयू का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर ने फायक भाई को बुलाया। हम दोनों भी आगे बढ़े, लेकिन डॉक्टर सिर्फ फायक भाई को अंदर ले गया। मैं और सायक शीशे से देख रहे थे। डॉक्टर फायक को अम्मा के बेड के करीब ले गया और कुछ बताने लगा, जिसे सुनकर फायक भाई रोने लगे। हमें आवाज़ तो नहीं आ रही थी, लेकिन कुछ ना कुछ अंदाज़ा तो हो रहा था। फिर जब नर्स ने अम्मा के चेहरे को सफ़ेद चादर से ढांप दिया तो सायक ने मुझे गले लगा लिया और रोने लगा, रुखसार अम्मा चली गई और मैं तो जैसे काटो तो लहू नहीं वाली हो गई। ये क्या हो गया? अभी सुबह अम्मा भली चुंगी हमारे साथ नाश्ता कर रही थी। ये अचानक एक ही पिल में क्या हो गया? इतनी देर में फायक भाई भी रोते हुए बाहर आ गए और हम दोनों को गिले लगाकर कहने लगे, हमारी अम्मा भी अब्बा के पास चली गई हमें छोड़कर। फिर क्या हुआ? अम्मा की मैयत कैसे घर पहुंची? तदफीन कब हुई? कुछ याद नहीं। बस हम तीनों बहन भाई धाड़े मार मार कर रो रहे थे। सारा घर सूना हो गया। अब्बा की सख्त तबीयत और ख़ानदानी रवायात और मसरूफियात की वजह से हम बच्चों की ज़्यादातर तवज्जो का मरकज़ हमारी अम्मा थी।
खास तौर पर मेरा अम्मा के साथ बहुत ज्यादा लगाव था, जो गुज़िश्ता 1 साल से कुछ ज्यादा ही हो गया था। लेकिन अम्मा की अचानक मौत ने मुझे तन्हा कर दिया था। फाइक भाई की अपनी मसरूफियात थीं और रहा साइक, तो इसने शहर में अपनी दुनिया बसाई हुई थी। अब खाली घर में अकेले रहना मेरे लिए सुहान रू बना हुआ था। कुछ दिन तो साइक और सत्तार अंकल वगैरह रहे। फिर अम्मा के चहलम के बाद सब एक एक करके चले गए। सिर्फ नसीम आंटी को सत्तार अंकल ने मेरे पास रहने को कहा। बच्ची अकेली है, इसका ख्याल रखो। हर इंसान की अपनी ज़ाती ज़िंदगी होती है और अपनी निजी मसरूफियात। नसीम आंटी पर पहले ही दोहरी जिम्मेदारी थी, अपना घर, बेटा, बहू, पोता, और दूसरी तरफ सत्तार अंकल का ख्याल। वो कब तक मेरे साथ रह सकती थी? एक ना एक दिन उन्हें भी अपने घर जाना था। अब मसला ये भी था कि खानदान में कोई करीबी रिश्ता भी नहीं था मेरे जोड़ का, क्योंकि जायदाद के तकसीम न होने की वजह से हमारे यहाँ ज्यादातर लड़कियां कन्वारी ही जिंदगी गुजार देती थीं। अब मैं 2 भाइयों के रहम मुकरम पर थी कि वो किया करते हैं। ज्यादा तो फायक भाई ही थे जो सब कामों के करता धरता थे, ज्यादा जागीर के मामलात को चिल्लाते थे। रहा साइक, तो इसके अंदर भी जागीरदाराना खून ही था। वो शहर पढ़ने गया था और काफी बदल चुका था, लेकिन अंदर से वो भी एक जागीरदार था। खैर, इसी परेशानी में दिन गुजर गए। जिंदगी का काम चलना है। किसी की मौत से आज तक दुनिया में कोई काम पहले रुका है जो अब रुकता। एक दिन नाश्ते के दौरान नसीम आंटी ने कहा, रुखसार, अब तुम अपना घर संभालो, मुझे आज वापस जाना है। अब इस घर को चलाने की सारी जिम्मेदारी तुम पर है। तुम्हारा एक भाई तो शहर में है और दूसरा भी घर के मामलात से कोसों दूर है। इसे जागीर के मामलात से ही फुर्सत नहीं। इसलिए मेरी जान, हिम्मत करो। जाने वाले का दुख और गम अपनी जगह, लेकिन जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत यह है कि जीने वालों के साथ जिया जाए। मैं आंटी की बात सुनकर रोने लगी। उन्होंने मुझे अपने गिले लगा लिया और मेरे माथे पर प्यार देकर कहा, जब दिल करे मेरे आसत्तार के घर आ जाया करना। दोनों घर तुम्हारे अपने हैं। हम सब भी चक्कर लगाते रहेंगे। घबराना नहीं, तवज्जो देना और करने वालों पर। रात को कोशिश करना कि काम वाली साथ ही रह लिया करे। अब तुम अपनी अम्मा वाले बेडरूम में शिफ्ट हो जाओ। फिर नसीम आंटी मुझे कुछ और बातें समझाकर चली गई। मैंने इस छोटी सी उम्र में वो कुछ देख लिया था कि मुझे मालूम ही नहीं हुआ कि कब लड़कपन आया, जवानी ने कब अंगड़ाई ली। लगता था जैसे मैं बचपन से सीधा औरत और औरत से जागीरदारनी बन गई। खैर, मैंने काम वाली को बुलाया। काम वाली का नाम रेशमा था। रेशमा की उम्र मेरे ख्याल से 25 साल के करीब थी। रेशमा गुल्लू की बड़ी बहन थी और गुल्लू, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, मासी जंत और शर्फू का बेटा था। मासी जंत और शर्फू के यही 2 बच्चे थे। दोनों शादीशुदा थे और हमारे यहाँ ही काम करते थे। गुल्लू डेरे पर होता था फाइक भाई के साथ। शर्फू को घर के बाहर के काम और माली के काम भी करने पड़ते थे, जबकि जंत और रेशमा घर के जनाना हिस्से में काम करती थी। खाना वगैरह बनाना रेशमा की जिम्मेदारी थी और सफाई और कपड़े धोने का काम दोनों माँ बेटी मिलकर करती थी। रेशमा का शौहर भी गुल्लू के साथ डेरे पर ही होता था, जबकि गुल्लू की बीवी भी डेरे पर खाना बनाने का काम करती थी और डेरे के साथ बने घर में अपने शौहर के साथ रहती थी। हमारी हवेली के साथ बने छोटे घर में शर्फू, इसकी बीवी रेशमा और उसका शौहर, जिसका नाम जहांगीर था, रहते थे। जहांगीर शाम को डेरे से घर आ जाता था। डेरे पर हमने एक फार्म बनाया हुआ था जहां से सब्जियां, फल और दूध वगैरह लाने की जिम्मेदारी भी जहांगीर की थी। जहांगीर एक सेहतमंद और तगड़ा मर्द था, बस रंगत कुछ दबी दबी थी, लेकिन कद अच्छा था। जब मैंने रेशमा को रात को अपने साथ सोने को कहा तो इसने कहा कि वो जहांगीर से पूछेगी। मैं समझ गई कि वो ऐसा क्यों बोल रही है। मैं हंस दी और कहा, छा, पूछ लेना। अगर उसने इनकार कर दिया तो इसे मेरे पास ले आना, मैं खुद बात करूंगी। रेशमा और उसके भाई गुल्लू की शादी गुज़िश्ता साल एक साथ हुई थी, लेकिन अभी दोनों के यहाँ कोई औलाद नहीं हुई थी और न ही उसके कोई आसार दिखाई दे रहे थे। रेशमा शाम को घर के काम करके चली गई कि वो जहांगीर से पूछ कर बताती है। रात के खाने के वक्त जब रेशमा आई तो उसके साथ जहांगीर भी था। रेशमा ने मुझे कहा, बीबी जी, वो जहांगीर खुद आया है आपसे बात करने। मैंने इसे अंदर बुलाया और हमने रेशमा के सामने इससे बात की। जहांगीर ने कहा, जो हुक्म करे बजा लाएंगे, लेकिन अब मालिक हैं, हम नौकर। भला मालिक और नौकर कैसे एक साथ एक छत के नीचे रह सकते हैं?
आप बात को समझी। रेशमा आपके साथ रात को रोजाना नहीं रह सकती। मैंने जवाब दिया, देखो जहांगीर, इंसान सब बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं। रेशमा मेरी बड़ी बहन की जगह है। और रही बात तुम्हारी, तो जब तुम चाहो रात को रेशमा से मिल सकते हो, मुझे कोई एतराज नहीं। ये मेरा हुक्म है, रेशमा यहाँ ही रहेगी। इस पर जहांगीर ने रेशमा की तरफ देखा और फिर मेरी तरफ देखकर गर्दन झुकाकर कहा, जैसे आपका हुक्म बीबी जी। मैंने जहांगीर के सामने रेशमा को कहा, मेरे बेडरूम से मेरा सामान अम्मा वाले बेडरूम में मुंतकिल कर दो। और ये सुनकर उसके चेहरे पर खुशी सी छा गई और उसने खुश होते हुए कहा, बीबी जी बैग सलामत रहे। फिर जहांगीर चला गया और रेशमा ने मेरा सामान अम्मा के रूम में मुंतकिल कर दिया। रात का खाना हम दोनों ने एक साथ खाया, फिर बातें करते रहे। रेशमा एक प्यारी औरत थी, कद मुनासिब था, रंगत भी अच्छी थी, मजमूई तौर पर एक हंसमुख औरत थी। रिश्ते में वो जहांगीर की खालाजाद भी थी। अब रात को रेशमा ने मेरे साथ सोना शुरू कर दिया। वो मेरे साथ ही बेड पर सो जाया करती थी। कुछ दिनों में रेशमा मेरे साथ काफी खिल गई और उसने मुझे बताया कि वो जहांगीर के साथ कैसे मजे करती है। अम्मा के जाने के बाद अब जाकर मुझे उन बातों में दोबारा दिलचस्पी होने लगी थी, वो भी रेशमा के साथ गुपशप करते हुए। लेकिन अभी तक ना तो मैंने रेशमा को छुआ था और ना ही रेशमा ने मुझे। बस हमारी जो भी बातचीत होती वो बातों की हद तक थी। कुछ दिन बाद रेशमा को वक्फा आने लगा। जब वो वक्फे से फारिग हुई तो इसने मुझसे कुछ दिन जहांगीर के पास जाने की इजाज़त मांगी। मैं समझ गई कि इसे क्या चाहिए।